हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस देखने वाले हैं, जो कि ये कितने तारीख का है, 27 तारीख का और थर्ड शिफ्ट का है, ठीक ना। तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है 27 तारीख की थर्ड शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक ना। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न आया कि उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक ना। तो आपके सामने ऑप्शन है किरण देसाई है, वीएस न्यायपाल है, ठीक ना, और क्या है, और जो है रस्किन बॉन्ड है, सलमान रश्दी है। तो ये दोस्तों जो लिखी गई है पुस्तक, ये लिखी गई है किरण देसाई के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? किरण देसाई के द्वारा। तो आप लोग जो है किरण देसाई के द्वारा, ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं और क्या है। देखिए किरण देसाई के उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट की लेखिका है, ठीक ना। ये जो 2006 में प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। उसी वर्ष इस पुस्तक को प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार की कथा साहित्य श्रेणी में सम्मानित किया गया था, ठीक। और क्या है, आप्रवासन, ठीक ना, पहचान और उपनिवेशवाद के प्रभावों जैसे विषयों की पड़ताल करता है और इसकी पृष्ठभूमि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है, ठीक ना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, आया था कि भारत की संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है। ऐसा प्रश्न था कि भारत की संसद में केंद्रीय बजट जो है कौन पेश करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो ये कौन पेश करता है? तो ये दोस्तों भारत के वित्त मंत्री पेश करते हैं, जो आज के समय में सीतारमण जी है, ठीक ना। कौन? भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक ना। तो आइए देखिए जो है, देखिए भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है, पर आप बजट से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज देख सकते हैं कि जैसा कि देखिए कैसा है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय हो जाता है, ठीक ना। और देखिए अगला प्रश्न था दोस्तों कि भारत में शेयर बाजार कौन नियंत्रित करता है, ठीक ना। तो ये दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, क्या आरबीआई करता है, कि सेबी करता है, ठीक ना। सेबी जिसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, और कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई करता है। तो ये दोस्तों करता कौन है? सेबी, ठीक ना। कौन? सेबी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक ना। कहाँ है? मुंबई में दोस्तों। और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं, ठीक ना। तुहिन कांत पांडे हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके पहले जो थी तो वो है माधवी पुरीबुच, जो इसके बारे में अभी पूछा गया था पीछे प्रश्न, जो पीछे वाले शिफ्टों में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इसके पहले, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में तुहिन कांत पांडे नहीं देकर ये रहता है माधवी पुरीबुच, तो आप यहाँ पर इसके पहले ये थी तो आप इसको लगाइएगा, ठीक। अगर तुहिन कांत पांडे हैं तो आप इसको लगाइएगा, ठीक ना। तो आइए अगले चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि खर्ची पूजा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है, ठीक ना। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन है, आसाम है, कि मणिपुर, की त्रिपुरा, की मेघालय। तो ये दोस्तों जो है ये आसाम में, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक दोस्तों। कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए खर्ची पूजा जो है देखिए खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाई जाने वाली एक प्रमुख आदिवासी और हिंदू परंपरा है, ठीक ना। ये 7 दिनों का त्यौहार है जो आमतौर पर जून जुलाई आषाढ़ महीने के अमावस्या में पुराने अगरतला में 14 देवताओं की पूजा के लिए क्या है, मनाया जाता है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आया था कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक ना दोस्तों। तो ये उस जो स्थित है फूलों घाटी
वो स्थित है उत्तराखंड में, ठीक ना। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो है यूनेस्को हेरिटेज में, ठीक ना। कहाँ, किसमें? यूनेस्को हेरिटेज में दोस्तों 2005 में जो है शामिल हो। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और जो है जिम कॉर्बेट, जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, कौन? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट है, ठीक ना। कौन है? जिम कॉर्बेट है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके बारे में कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है का भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह चमोली जिले के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि 2005 में शामिल किए गए, जो, ठीक ना, जो अपनी स्थानिक अल्पाइन वनस्पति और जैव विविधता के लिए क्या है? जाना जाता है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहा आपके सामने दोस्तों कि भीमबेटका की रॉक शेल्टर गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो आपके सामने ये ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश है, कि मध्य प्रदेश, की राजस्थान, की महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों जो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक ना। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये है जो है मध्य प्रदेश में, ठीक। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर गुफाएं भारत के मतलब चट्टान वाली, तो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। अगर पूछ ले जिला तो रायसेन जिला है, ठीक ना। जो अपनी प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों और पुरापाषाण मध्य पाषाण काल के शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो प्रारंभिक मानव जीवन को दर्शाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहा कि वैश्विक स्तर पर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो आप लोग को सभी पता होगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर जो संस्कृति को बढ़ावा देता है वो कौन है? यूनेस्को है, ठीक ना। यूनेस्को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब आपके सामने देख लिया ऑप्शन है, क्या है? WHO है, कि यूएनओ है, ठीक ना। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या यूनेस्को है, और या WTO। तो कौन होगा? यूनेस्को होगा, ठीक ना। इसे कहते हैं यानी संयुक्त राष्ट्र सचिव वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि यूनेस्को जो है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका मिशन जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में सहयोग के माध्यम से शांति और सतत विकास और अंतर संस्कृति संवाद को आगे बढ़ाना है, या निम्न के लिए जाना जाता है। और क्या है देखिए, संस्कृति और प्राकृतिक महत्व के विश्व विरासत स्थलों स्थापना और सुरक्षा करना, ठीक ना। और क्या है? अमूर्त संस्कृति और विरासत जैसे कि पारंपरिक नृत्य और मौखिक परंपराओं को सुरक्षा करना है, ठीक ना। और क्या है? संस्कृत विविधता और संबंधित अधिकारों को बढ़ावा देना है, ठीक। आप लोग इसको याद रखें। तो इसका जो है दोस्तों मुख्यालय का यानी हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर जो है यूनेस्को का वो है पेरिस में। कहाँ? पेरिस। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों कि युवाओं के शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने छात्रवृत्ति योजना प्रदान की है। आपके सामने क्या है ऑप्शन? संस्कृति मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या सामाजिक मंत्रालय। तो ये कौन किया है दोस्तों? तो ये जो है ए और बी दोनों से, यानी दोनों मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिल्प कौशल को बढ़ावा, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप यानी संस्कृति मंत्रालय और ये सूक्ष्म लघु और मध्यम जो ठीक। अगला प्रश्न है देखिए कि इस युवाओं को शिल्प कौशल और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से संस्कृति मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय सक्रिय हैं, जो क्रमशः कला और संस्कृति के लिए छात्रवृत्ति एवं जैसे युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति, समग्र कौशल विकास योजनाओं जैसे PMKV है ना, PM विश्वकर्मा स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करते हैं, ठीक। और साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी पारंपरिक कारीगरों के लिए योजनाएं चलाता है, ठीक। अगला प्रश्न रहा दोस्तों कि सितंबर 2025 में किस राज्यपाल को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो आपके सामने एक ऑप्शन है दोस्तों, मंगू भाई सी पटेल, आचार्य देवव्रत हैं, या गुलाब सिंह
गुलाब चंद्र कटारिया या बंडारू दत्तात्रेय। ठीक, तो ये कौन है दोस्तों? ये आचार्य जो है देवव्रत है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, आचार्य देवव्रत। ठीक, ये आचार्य देवव्रत, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं का इसके बारे में थोड़ा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह कदम सीपी राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उठाया गया है, क्योंकि वे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उपराष्ट्रपति पद संभालने के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। ठीक ना, इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, ताकि राज्य में संवैधानिक और कार्यकारी कार्य बिना रुकावट जारी रह सके। ठीक ना, संवैधानिक प्रावधान कहाँ है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रावधान है कि प्रावधान क्या है कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, अस्थायी या अस्थायी तौर पर। ठीक ना, इसी आधार पर उप राष्ट्रपति ने आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक ना, अब राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना, ठीक, राष्ट्रपति जो शपथ दिलाते हैं, तो आप लोग याद करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। आपके सामने ऑप्शन है, क्या है कि गुप्त वंश के दौरान निर्मित कुछ मंदिरों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। पहला ये स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि रथ मंदिर जो है पंचरथ मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, ये तो गलत है। ये जो रथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है, तो आप लोग इसको याद रखना, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक, और जो पहला ऑप्शन का दिया है, गुप्त वंश के दौरान निर्मित कुछ मंदिरों का निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया, तो ये सही है, ये करेक्ट है। ठीक ना, तो पहला सही, दूसरा गलत, यानी केवल एक सही है। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देख रहे थे इसकी व्याख्या में लिखा, गुप्त काल के कई मंदिर जैसे कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक ना, तो पहला जो स्टेटमेंट सही था। और दूसरा क्या है? रथ मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि तमिलनाडु में, बता रहे थे तमिलनाडु में। ठीक ना, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक, इनका निर्माण पल्लव राजवंश द्वारा किया गया था। आप इसके बारे में यूनेस्को यानी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पर आधारित जानकारी जो ले सकते हैं आप। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है कि जो है एक अवतल दर्पण की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, इसको हम जो है दर्पण वाले सूत्र से हल कर लेंगे। तो ये होता है क्या, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v और प्लस 1/u। तो आप इसको जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 जो है यहाँ पर, क्योंकि फोकस दूरी क्या है अवतल दर्पण में क्या होती है, माइनस में होती है, तो हम यहाँ पर माइनस और बराबर में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको v तो निकालना है और जो u होता है वो हमेशा माइनस में होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -30। ठीक ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -20 और प्लस का 1/30। तो आप इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा वो आप लोग देख लीजिए, ये आएगा माइनस का 1/60। ठीक ना, माइनस का 1/60 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों माइनस का आया है, क्योंकि जो v आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक ना, तो इसका मतलब जो है ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ऐसे यहाँ पर कहीं पर बनेगा, क्योंकि जो फोकस दूरी ये हो जाएगी और यहाँ पर ऐसे जाएगा ये, और यहाँ से, ठीक ना, और ये ऐसे, तो आपका जो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा, एक संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस जो है, ये क्या है, जो ये क्या दिया है आपके सामने, सी बराबर कितना, यानी क्या, सी मतलब धारिता। ठीक ना, कैपेसिटेंस, तो सी बराबर दिया 20 माइक्रोफैरेड, और इसे जो है वी यानी वी मतलब
वोल्ट विभवांतर, ठीक ना, 100 वोल्ट दिया है तक आवेशित चार्ज किया जाता है तो इस संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा है। यानी आपको यहाँ पर ये भी एक न्यूमेरिकल दिया है, इसमें का फिजिक्स का है, ठीक ना। तो आइए दो को इसको हल करते हैं दोस्तों। इसका जो फार्मूला होता है यानी U बराबर होता है क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक ना, हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी का मान हमारे पास लिखा है और वी का मान लिखा है, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो 1, और यहाँ पर सी का मान दिया कितना 20 माइक्रोफाइड। माइक्रोफाइड का मतलब हम फाइड में चेंज कर ले -6, और कितना है 100 क्या दिया है वो वोल्ट दिया है, तो 100 × 100 कर दिए क्योंकि वी स्क्वायर है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आप इसको हल कर लोगे तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बचेगा क्या 2 2 2 4 1 5 5 0 बचे, यहाँ पर माइनस का लगा तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 जूल आ जाएगा, ठीक ना। ये जो होगा क्योंकि इसको लिख सकते हैं ये, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी भारतीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टर जो है ने 1990 के राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक ना। तो आइए देखिए किसमें, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं कि पोन्नू स्वामी रंगास्वामी हैं कि कुंजरानी देवी हैं या मीराबाई चानू हैं। तो ये कौन है दोस्तों, ये है पोन्नू स्वामी और रंगस्वामी है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है, देखिए नर्मदा नदी जो है ये तो अरब सागर में गिरती है, ठीक ना। तापी नदी ये भी वहीं पर गिरती है। सिंधु जो है वो भी अरब सागर में गिरती है, वो जम्मू कश्मीर से होकर जाती है। महानदी जो है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महानदी जो नदी है ये कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा और कावेरी जैसी कई प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो भारत की पूर्वी तटरेखा की ओर बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं, ठीक ना, जिसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना कहलाती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और क्या है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां जैसे कि देखिए उत्तराखंड से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जिसका नाम मेघना होता है, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। और क्या है कि ब्रह्मपुत्र जिसका यहाँ पर नाम जमुना हो जाता है तिब्बत से निकल भारत और बांग्लादेश से बहते हुए गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिए गोदावरी नदी के दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो महाराष्ट्र से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को सिंह तेंदुआ राज्य कहा जाता है, ठीक ना। आपके ऑप्शन है दोस्तों गुजरात की, कर्नाटक, या मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये जो है मध्य प्रदेश है, ठीक ना, मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है सिंह तेंदुआ कहते हैं, ठीक ना। जो यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में गिरनार जो है ना, गिर जो जंगल है वन है वहाँ पर शेर पाए जाते हैं, ठीक ना, एशियाई शेर, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या कि मध्य प्रदेश में देश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, ठीक ना। कुल कितने हैं 3907 के साथ है जिनसे इसे तेंदुआ राज्य का खिताब दिलाया है। या बाघों की सबसे अधिक आबादी यहाँ पर 785 बाघ हैं। ये साथ टाइगर स्टेट भी है। हाल ही में गुजरात से जो भटक कर एक बाघ के आने और वहां बसने की पुष्टि के बाद गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश भी अब 3 प्रमुख जो है बड़ी बिल्लियों जैसे शेर, तेंदुआ और बाघ की आबादी वाला राज्य बन गया है। गुजरात विशेष रूप से एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। और ये देखिए बता रहे हैं ना कि गुजरात जो है एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, इसलिए इसे शेर राज्य कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, ठीक ना, मतलब अलग से, ये आपके सामने है, ठीक ना। यहाँ पर दिखा गेहूं है, चना है, मसूर है, फलियां हैं, ठीक। तो इसमें से कौन है, तो आप लोग याद, ये दोस्तों क्या है, और सभी क्या है, दाल है, ठीक ना। और सभी दाल की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन गेहूं जो है दाल नहीं है, ठीक ना। अब देखिए एक इसमें देख लेते हैं, गेहूं एक अनाज है जबकि चना, मसूर और फलियां सभी दालें हैं या और फलियां, ठीक ना। दालें प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है और पौधे एक ही परिवार से आते हैं जबकि अनाज अलग है, ठीक ना।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पीएम विश्वकर्मा योजना के कितने लाभार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक ना, तो आपके सामने ऑप्शन दोस्तों 100, 150 या 200 या 256। तो ये यहाँ पर दोस्तों कितने लाभार्थियों को 100, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है कई बार बने हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पीएम विश्वकर्मा योजना के कुल 100 लाभार्थियों को उनके जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक ना, इन आमंत्रित अतिथियों से संबंधित मुख्य विवरण निम्नलिखित है क्या। देखिए कौन कौन है कि महिला भागीदारी, इन जो है 100 लाभार्थियों में से 37 महिलाएं हैं। ठीक ना, क्षेत्र प्रतिनिधि, ये अतिथि विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें से पूर्वोत्तर राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में भी शामिल हैं। इनमें से कुछ लाभार्थी आकांक्षी जिलों से भी हैं। ठीक ना, उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्रीय गौरव के इस उत्सव का हिस्सा बनाना। ठीक ना, यह आमंत्रण भारत सरकार के जन भागीदारी के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा, जिसके तहत परेड के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कुल लगभग 1000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया। मतलब कि 100 तो वो मेन है। ठीक ना, वो बाकी सभी की बात कर रहे थे, वहाँ पर 100 रहेगा। जवाहर रोजगार योजना जो है कब शुरू की गई थी। आपके सामने ऑप्शन दोस्तों कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर अप्रैल तो सभी में है, केवल आपको बताना है कि कब शुरू की गई थी। ऑप्शन में ये क्योंकि 80, 89 या 99, 2005, तो ये जो है दोस्तों 1 अप्रैल 1989 को शुरू की। कब, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। ठीक ना, आप लोग याद रखेंगे कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो 85 से 90 के बीच में चली थी। ठीक ना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक ना, अब क्या हुआ कि इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक RLEGH के विलय पर लागू किया गया था। ठीक ना, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 ने लघु स्तरीय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया। 7वीं पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित किया। दोस्तों आप लोग पंचवर्षीय योजना को डीपली में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से 1 या 2 प्रश्न आना ही आना है। ठीक ना, अगला प्रश्न दोस्तों कि 1978 में कनाडा के एडमंटन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष एकल में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक किसे जीता था। ठीक ना, तो देख लीजिए आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोण या लक्ष्य सेन। ठीक, तो देखिए ये कौन है, प्रकाश पादुकोण। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने में कि थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कनाडा के एडमंटन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में से बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब, एकल, तो भारत के लिए प्रकाश पादुकोण जो है ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक ना, और क्या है कि मंडल खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन स्वर्ण पदक था, और यह 2014 में पारुपल्ली द्वारा इस उपलब्धि को दोहराए जाने तक ऐसा करने वाली भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन रहे हैं। फाइनल में पादुकोण ने इंग्लैंड के डोरेक बोर्ड में को 15-9 से 15-8 के स्कोर से हराया था। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शन है गीतांजलि श्री ने, डेविड डियापे ने, और जॉर्जी गोस्पोडिनो ने, और सोहान कर्णतालिका ने। ठीक ना, तो ये कौन है, जॉर्जी जो है गोस्पोडिनो ने। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में, वही है ये क्वेश्चन वही था कि अब देखिए बल्गोरिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो और अंग्रेजी अनुवादक एंजेला रोडेल ने जीता था, जो बल्गेरिया भाषा में यह पुरस्कार। देखिए यहाँ पर जॉर्जी ऑप्शन केवल यही था, अगर ये होता तो इसको लगाते। ठीक है, भाषा में पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बना जिसमें से लेखक और अनुवादक के बीच, ठीक ना, ये डॉलर में है। ठीक ना, ये कितना है, $50,000 की पुरस्कार राशि साझा की गई। अगला प्रश्न दोस्तों कि
पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? और आपके सामने दोस्तों ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश वगैरह है, ठीक ना, उड़ीसा है और तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन होगा? उड़ीसा, ठीक ना। अब देखिए पारादीप के बारे में थोड़ा सा कि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। यह बंदरगाह 12 मार्च 1996 को शुरू हुआ था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कमला चट्टोपाध्याय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रमुख आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक ना। तो ऑप्शन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन है, कि नमक सत्याग्रह यानी साल्ट सत्याग्रह है, कि भारत छोड़ो आंदोलन है, कि स्वदेशी आंदोलन है। तो ये दोस्तों कौन? नमक सत्याग्रह। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक ना। क्या है? नमक सत्याग्रह। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। कमल चट्टोपाध्याय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह, सबने योग्य आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी कई प्रमुख आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर दांडी मार्च इन नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और सेविका बनकर समाज कार्यों जैसे शराबबंदी सक्रियता दिखाने के लिए जानी जाती हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? देख लिए बार बार जो है पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये दोस्तों जो है आपके सामने ऑप्शन दिया, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी। तो आप लोग जानते होंगे कि ये कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक ना। जो कि कब से चली थी इसको भी याद रखिएगा, 56 से चली थी, कब तक? 61 तक, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तब तक और इस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। स्पष्टीकरण थोड़ा देख लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, ठीक ना, जैसे कि उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और आप अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक ना। तो देखिए 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखक गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को दिया गया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। यह किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब थी जिसने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता, जो मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों कि सुप्रीतम बंदोपाध्याय, की माने जगन्नाथ है, या दीपक मोहंती, या SK मोहंती, ठीक ना। देखिए कि 1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने शिव सुब्रमण्यम को, ठीक ना, रमण को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक ना। और क्या है, इस पद पर इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो पहले हो तक रहेगा, ठीक ना। और क्या है कि इससे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीज उप नियंत्रक महालेखक परीक्षक CJ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, ठीक ना। इस पद पर इन्होंने सुप्रीतम बंदोपाध्याय का स्थान लिया है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। कब? जब ये ऑप्शन में ना हो, ठीक ना, जब ये ऑप्शन में ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और सुब्रमण्यम, तो आप लोग वही वाला लगाएंगे, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। PFRDA के बारे में, देश में पेंशन क्षेत्र को प्रोजेक्ट विकास और नियमन करने के लिए एक अध्यादेश द्वारा 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक ना। भारत सरकार द्वारा अंशदान पेंशन प्रणाली 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किया गया था, जो 1 जनवरी 2004 से लागू है, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है किससे? समुद्रगुप्त से, ठीक ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है।
जिस ऑप्शन में आपका समुद्रगुप्त होगा वही करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए दिया अशोक चंद्रगुप्त है, फिर समुद्रगुप्त है, हर्षवर्धन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था आप लोग बताइएगा। ये हरिसेन द्वारा लिखा गया था, ठीक ना, हरिसेन द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं कि शिक्षा का अधिकार है, कि सशस्त्र बलों या आदि पर मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति ये है, कि अप्रस्तुतता का उन्मूलन है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए दोस्तों ये जो है यहाँ पर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 25 में, ठीक ना, आर्टिकल 25 में, तो ये तो हो नहीं सकता। अप्रस्तुतता का जो उन्मूलन है वो किस में है? वो है आर्टिकल 17 में, ठीक ना, आर्टिकल 17 में है, ठीक। और क्या दिया है? तो दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है वो है आर्टिकल 21 के ए में, ठीक ना, 21 के ए में है। तो अब 3 तो कट गए ना, ए कट गया और डी कट गया और सी कट गया, तो कौन ऑप्शन सही है? बी, यानी सशस्त्र बलों आदि पर मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि कथावाचन का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली से है? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, या ओडिसी है, ठीक ना। तो ये दोस्तों जो है कथक है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है लिखा है घूमर, गैर, नेजा, या हाथी माना। तो ये दोस्तों जो आएगा हाथी माना हो जाएगा, ये भील के द्वारा किया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाथी माना भील समुदाय द्वारा विवाह समारोह के दौरान किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य रूप जो है भील विवाहों से जुड़े सांस्कृतिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और क्या? हाथी माना में ऊर्जावान और लयबद्ध गतिविधियां शामिल हैं जो इस अवसर की खुशी और उत्सव को दर्शाती हैं, ठीक, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। लिखा है कि जून से 19 जून तक जो 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वंशु चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर राजस्थान में किए गए थे, प्रतियोगिता पूर्ण विश्वविद्यालय में हुई थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन वो थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन था कि नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं डाला गया था लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लॉग में पोस्टर को प्रदर्शित करने वाले आमतौर पर किस क्रम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कि वर्णमाला क्रम है, कालानुक्रमिक क्रम का, कि रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम है, या यादृच्छिक क्रम है। तो ये दोस्तों जो है आपके सामने ऑप्शन है, देखिए आप लोग। तो इसका जो है ऑप्शन दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि लावड़ी भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसको आप कई बार याद चुका, कम से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है, जितने अभी दिल्ली पुलिस की एग्जाम जब से 18 से हो रहे हैं तो कई बार ये पूछ चुका है। तो ये कहाँ का दोस्तों? ये है महाराष्ट्र का, ठीक नहीं, कहाँ? महाराष्ट्र का एक और फेमस जो है लोक नृत्य तमाशा, ठीक ना, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि ये जो कंप्यूटर का था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+L का किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है दस्तावेज को लॉक करने के लिए, कि टेक्स्ट को बाईं ओर से संरेखित करने के लिए, टू अलाइन द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट, और हाइपरलिंक डालने के लिए, या सभी फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए। ये किसके लिए होता है दोस्तों? ये होता है टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दोस्तों अरावली, की सह्याद्री, की शिवालिक, या नीलगिरी। तो किस देखिए अरावली तो आप लोग जानते हो, अभी जो ये चल रहा है
अरावली जो काटने के लिए। तो ये अरावली कहाँ राजस्थान में है, तो ये तो है नहीं पश्चिमी घाट में, ठीक ना। शिवालिक जो है, शिवालिक आप लोग जानते होंगे, तो ये कहाँ है, ये है हिमालय में, ठीक ना, हिमालय के पास। क्योंकि पहले क्या है, ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय है, ठीक ना, फिर लेसर हिमालय है, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय है। तो 4 पार्ट में बटा हुआ। ऊपर वाले को ट्रांस कहते हैं, जो चीन के अधिकतर, दूसरे वाले में जो जिसमें कि सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट है वो ग्रेट हिमालय में है। उसके बाद फिर लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय कहते हैं, फिर लास्ट में जो सबसे चोटी है उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक ना। तो नीलगिरी कहाँ, तमिलनाडु की तरफ है, केरल की तरफ। तो और बचा क्या, बी ऑप्शन, तो ये सह्याद्री जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लीजिए कि यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूची के अनुसार यह जैव विविधता के मामले में दुनिया के 8 सबसे हॉट स्पॉट में से एक है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे मुख्य रूप से सह्याद्री के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि बलुआ पत्थर में निर्मित मंदिरों का निर्माण किस काल में माना जाता है। तो किस काल में माना जाता है, आप ऑप्शन है दोस्तों, मौर्य काल है, गुप्त काल है, चोल काल है। ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया था एक बार। इसका ऑप्शन नंबर ये इसका गुप्त काल जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन में देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। जो देखिए अंडा उत्पादन जो है ये रजत क्रांति से संबंधित है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा रजत क्रांति। तो देखिए रजत क्रांति कैसे, रजत मतलब होता है चांदी, ठीक ना। रजत मतलब होता है चांदी, और चांदी क्या होती है, सफ़ेद, अंडा भी होता है सफ़ेद, तो इसका इससे संबंधित है, ठीक ना। तिलहन जो है ये पीली क्रांति से संबंधित है, ठीक ना, पीली क्रांति से, ठीक ना। तो जो मछली उत्पादन है ये किससे संबंधित है, ये जो है ये नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक ना, नीली क्रांति से। तो आप लोग इसको भी याद रखना। और एक चीज़ कि दूध जो ऑपरेशन फ्लड, इस ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, ऑपरेशन फ्लड। तो इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक ना, कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो आप लोग इसको याद रखना, कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कुरियन, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लिखा जॉबलेस ग्रोथ से क्या अभिप्राय है। तो देखिए जॉबलेस एक आर्थिक घटना है, जॉबलेस एक आर्थिक घटना जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन जीडीपी में वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि रोजगार के स्तर पर समानुपातिक या संतोषजनक वृद्धि नहीं लाती। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के बिना पर्याप्त नौकरियां पैदा किए आगे बढ़ रही है। आमतौर पर यह तकनीक प्रगति, स्वचालन और मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि के कारण होता है, जिससे अधिक लोगों को काम पर रखे और बिना उत्पादन बढ़ाया जा सके। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो आपको पता है वो किसने लिया, रेखा गुप्ता ने, ठीक ना। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेखा गुप्ता। इसके पहले कौन थे, वो अरविंद केजरीवाल थे, ठीक ना। अरविंद केजरीवाल कहें क्योंकि इसके पहले जो है अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने कुछ दिनों के लिए किसको, आतिशी को जो है मुख्यमंत्री बनाया था। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की 9वें, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और 2025 चुनाव में भाजपा 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता की वापसी की है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। और क्या है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, और कितने, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद, ठीक ना। क्योंकि आतिशी जो है अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों के लिए बनाया था, इसलिए उनका तीसरा नाम शामिल हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड में किस विकल्प उपयोग करके टेक्स्ट में शैडो प्रभाव डाला जा सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन है MS आर्ट, ठीक ना, MS आर्ट है,
या वर्ड आर्ट है, या क्विक स्टाइल है, या फंट कलर है। ठीक, तो ये जो है वर्ड आर्ट है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसरो के EOS-09 उपग्रह का अनुमानित प्रक्षेपण जो है द्रव्यमान क्या है, जिससे मई 2025 में प्रक्षेपित किए जाना है। ठीक ना, तो ये है कितना 1696 किलोग्राम। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न रहा 2025। ठीक ना, यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WGP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये किसने किया, डेनमार्क ने। ठीक ना, डेनमार्क ने किया। देखिए इंडेक्स वाले भी याद रखिए आप लोग, कभी कभी हम लोग इसमें मतलब बताए थे कि जैसे मतलब कभी कभी जो आता है तो उसको आप लिख लीजिए, इसको इंडेक्स वाले जो है जितने भी क्वेश्चन उनको पढ़ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। ठीक ना, ये एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। ठीक ना, लिखा है विकास, खत्म और वर्दी की बात क्या होगी, यानी अगर विकास का संबंध खत्म से है तो वर्दी का संबंध किससे होगा। ठीक ना, आपके सामने खाकी है, सिविल सादा कपड़े, या पुलिस, या ड्यूटी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी करेक्ट, सिविल होगा। ठीक, तो दोस्तों अभी जो है ये शिफ्ट 3 के लिए इतने क्वेश्चन मिले थे। ठीक ना, तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।